हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये BA प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है। थर्ड सेमेस्टर में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, हम लोग आपकी पॉलिटिकल साइंस को कवर कर रहे हैं और ये जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार। इस बुक का नाम हिंदी में लोकतंत्र का सिद्धांत और व्यवहार है। एंड देखिए, ये जो वीडियोस आप लोगों के लिए हैं ये पूरी ही फुल बुक की वीडियो होने वाली है, यानी फुल बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं आप उन्हें देख पाएंगे। एंड अगर आपने ये पूरी ही वीडियो देख ली तो आप अपनी पूरी फुल बुक को कवर कर लेंगे एंड आपको अलग से बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सारे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें कवर कर लेंगे। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के भी हैं एंड मैं आपको वो क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाऊंगी जो कि आपके लिए और ज़्यादा इजी रहेगा। देखकर आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इन सभी नोट्स की सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसके दो वे हैं। तो पहला रास्ता है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड वे मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में बताती हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग भी देख पाएँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर को। ठीक है, चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति और मूल्यांकन पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है लोकतंत्र का जो विचार है, उसकी जो उत्पत्ति है, उसका जो मूल्यांकन है वो किस तरह से हुआ, इसके ऊपर आपको विस्तार से चर्चा करनी है। अब किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस का आप आंसर लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। प्रस्तावना से यानी इंट्रोडक्शन से। देखिए, जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे पता चलता है कि हाँ, बच्चा कुछ पढ़कर आया है, उसे ऐसे राइटिंग का सेंस है, यानी उसे लिखना आता है। तो सारे पॉइंट्स को पॉइंट्स वाइज ही लिखना, ऐसा नहीं है कोई भी इधर उधर कर दो। इसीलिए मैंने सारे जो क्वेश्चन हैं उन्हें पॉइंट वाइज एंड बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से आपको दिखाया है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा परिचय है, लोकतंत्र आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की सबसे लोकप्रिय और सर्व सर्वकारीय प्रणाली है। यानी जो लोकतंत्र है वो हमारी आधुनिक राजनीतिक यानी आज की सबसे लोकप्रिय और सर्वकारी प्रणाली है, क्योंकि अभी हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र ही है। इसका मूल आधार जनता की संप्रभुत्वता, समानता और स्वतंत्रता पर टिका है। यानी जो जनता है उसकी ही जो संप्रभुत्वता है, समानता है और स्वतंत्रता है उस पर टिका हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो लोगों द्वारा लोगों के लिए ही बनाया जाता है, जनता द्वारा जनता के लिए, जनता की सरकार। यानी देखो, मैंने अभी बताया लोगों द्वारा लोगों के लिए, लोगों पर शासन जो होता है वही लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन की यह परिभाषा लोकतंत्र की आत्मा को स्पष्ट करती है। यानी ये वाली जो एक तरह से परिभाषा है ये अब्राहम लिंकन ने दी है, ये आपको पता होनी चाहिए। किंतु लोकतंत्र का विचार इतना आधुनिक नहीं है, इसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पुरानी है और समय के साथ इसका रूप, कार्य, सीमाएं बदली रही हैं। यानी देखिए, इसकी जो उत्पत्ति है वो हज़ारों वर्ष पुरानी है, हज़ारों साल हो गए इसकी उत्पत्ति को, लेकिन इसका जो रूप है, कार्य है और सीमाएं हैं वो हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग और कार्यों के अकॉर्डिंग बदलती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोकतंत्र के विचार की उत्पत्ति। यानी जो लोकतंत्र है उसका जो विचार है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो इसमें आप लिखेंगे प्राचीन यूनानी लोकतंत्र। किस तरह से जो प्राचीन यूनानी लोकतंत्र था, लोकतंत्र का सबसे प्राचीन रूप प्राचीन यूनानी यानी के नगर राज्यों विशेषकर एथेंस में मिलता है। यानी देखिए, सबसे पुराना जो लोकतंत्र है वो प्राचीन यूनान में मिलता है, यानी विशेषकर एथेंस, जो हमारा यूनान का एक ग्राम था एथेंस, वहाँ पर मिलता है। ठीक है, नागरिक सीधे सभा में जाकर निर्णय लेते थे, यानी जो भी निर्णय लेना होता था वो नागरिक ही लेते थे। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, यानी डायरेक्ट वाला लोकतंत्र था, यहाँ अप्रत्यक्ष नहीं था, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। हालांकि महिला, दासों और विदेशी नागरिकों को अधिकार नहीं थे। यानी और भी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि सब लोग प्रत्यक्ष रूप से तो भाग लेते थे, लेकिन इसमें भी जो महिलाएं होती थीं, दास होते थे और जो विदेशी नागरिक होते थे उन्हें अधिकार नहीं दिए जाते थे। यूनानी दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु ने लोकतंत्र पर विचार किया। प्लेटो और अरस्तु जो हैं उन्होंने भी लोकतंत्र पर विचार किया। प्लेटो ने लोकतंत्र की आलोचना की, लेकिन अरस्तु ने इसे एक व्यवहारिक शासन माना। तो देखिए, जो प्लेटो हैं उन्होंने लोकतंत्र की एक तरह से आलोचना की, लेकिन जो अरस्तु हैं उन्होंने व्यवहारिक रूप या व्यवहारिक शासन माना था लोकतंत्र को। अब हम देखेंगे रोमन गणराज्य। यानी जो रोमन गणराज्य था, किस तरह से रोमन सभ्यता में
रिपब्लिक की अवधारणा विकसित हुई, जहां चुने हुए प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन चलाते थे। इसे आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र की नींव रखी गई। यानी देखिए, यहाँ पर जो रोमन सभ्यता थी उसमें क्या होता था कि लोग अपने प्रतिनिधि यानी अपने नेता को चुनते थे, और वो नेता जाके जो एक तरह से शासन है वो चलाते थे। तो यही आज की हम ये कह सकते हैं जो आधुनिक प्रतिनिधि लोकतंत्र है, उसकी नींव यहीं से पड़ी थी, रोमन से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मध्यकालीन सीमाओं और धर्मनिरपेक्षता का उदय। किस तरह से जो मध्यकालीन सीमाएं थी और जो धर्मनिरपेक्षता का उदय हो रहा था, इसमें आप लिखेंगे मध्यकाल में लोकतंत्र मूल्य कमजोर पड़े, लेकिन चर्च की शक्ति के विरुद्ध उठने वाले आंदोलन, पुनर्जागरण और धर्म सुधार ने व्यक्ति की स्वतंत्रता और तर्कवाद को बढ़ा दिया। यानी देखिए, अब मध्यकाल आते आते जो लोकतंत्र के मूल्य थे वो तो कमज़ोर हो गए, लेकिन जो चर्च थे यानी जो धर्म था उसके विरुद्ध आवाज़ उठने लगी। जो आंदोलन थे, पुनर्जागरण था, धर्म सुधार थे, इन सभी में, और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तर्क संगतता है, जो हमारे हम लोग दिमाग से सोचते हैं, अपनी सोच विचार रखते हैं, वो जो तर्क संगतता थी वो बढ़ने लगी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, जो कि हमारा 17वीं और 18वीं शताब्दी किस तरह से जो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत आया था। इसमें आप लिखेंगे आधुनिक लोकतंत्र की वैचारिक आधारशिला इन दार्शनिकों ने रखी। यानी जो आधुनिक लोकतंत्र की विचारधाराएं थी वो इन्हीं दार्शनिकों ने रखी थी। जैसे कि आप पहले लिखेंगे थॉमस हॉब्स, राज्य जनता के समझौते पर अधिकार था। यानी राज्य जो जनता है उसके जो समझौते होते थे उस पर इसे अधिकार रखा गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जॉन लॉक, प्राकृतिक अधिकार यानी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति और सीमित सरकार के समर्थन थे। जो जॉन लॉक थे इन्होंने ही प्राकृतिक जो अधिकार हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति के अधिकार दिया था। अब हम देखेंगे रूसो, सामान्य सामान्य इच्छा पर आधारित प्रत्येक लोकतंत्र का विचार। यानी अपनी अपनी जो सामान्य इच्छा होती है उस पर आधारित लोकतंत्र की इन्होंने विचार दिया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति। यानी जो अमेरिकी और जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसका क्या प्रभाव पड़ा। अमेरिकी क्रांति जो कि 1776 में हुई थी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र अधिकारों को मान्यता दी। यानी इन्होंने जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी, लोकतंत्र आधारित अधिकार थे, उन्हें मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789 में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के सिद्धांत को दुनिया भर में लोकप्रिय बना दिया। यानी इन्होंने जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, इस क्रांति ने जो स्वतंत्रता है, समानता है और जो बंधुत्वता का सिद्धांत है उसे दुनिया भर में एक तरह से लोकप्रिय बना दिया था, फेमस बना दिया था। सभी लोग इसे पसंद करने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति और आधुनिक लोकतंत्र का विकास की किस तरह से औद्योगिक क्रांति आई और उसने जो आधुनिक लोकतंत्र है उसका विकास किया। इसमें आप लिखेंगे भारतीय और यूरोपीय समाजों में राजनीतिक दल, स्वतंत्रता, प्रेस, मजदूर आंदोलन, सार्वभौमिक मताधिकार आदि का विस्तार हुआ। यानी ये सारी चीज़ें जो थी अब बढ़ने लगी, अब उनका विस्तार जो था वो होने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे 19वीं शताब्दी तक लोकतंत्र दुनिया की प्रमुख शासन व्यवस्था बन गई थी। यानी जो प्रमुख शासन व्यवस्थाओं में से एक ये बन गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोकतंत्र का मूल्यांकन। किस तरह से लोकतंत्र का मूल्यांकन सकारात्मक व नकारात्मक दोनों दृष्टि से किया जा सकता है। यानी देखिए, हमारे जो क्वेश्चन था उसमें जो लोकतंत्र था उसका मूल्यांकन करने के लिए भी बोला गया था, और मूल्यांकन जो है वो हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही दृष्टि से कर सकते हैं। किस तरह से, पहले हम देखेंगे लोकतंत्र का सकारात्मक मूल्यांकन। इसमें आप लिखेंगे जनता की संप्रभुत्वता। किस तरह से लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम अधिकार जनता के पास होता था। चुनावों के अधिकारों से नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनने और बदलने का अधिकार रखते थे। यानी जिसे वो वोट देना चाहें वो ही सत्ता में आ जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे समानता का अधिकार। सभी नागरिकों को कानूनों के सामने बराबर माना जाता था। जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव की गुंजाइश कम होती थी। यानी इन आधारों पे जो भेदभाव है, या ये कहूँ इन आधारों पर जो भेदभाव होता था उनकी गुंजाइश बहुत ना के बराबर रहती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मूल अधिकारों का संरक्षण। लोकतंत्र व्यवस्था की अभिव्यक्ति, विचार, संगठन और धर्म की स्वतंत्रता को संरक्षित किया गया। यानी इसमें जो अभिव्यक्ति है, विचार है, संगठन है और धर्म की स्वतंत्रता है उन्हें संरक्षित किया गया था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जिम्मेदार एवं उत्तरदायी सरकार। किस तरह से सरकार जनता के प्रति जवाबदेही रही है। विपक्ष, मीडिया, नागरिक समाज और संसद सरकार की
गलतियों पर नज़र रखती है। यानी देखिए, जो सरकार होती थी वो हमेशा से जवाबदेही रही है, जिसकी वजह से जो विपक्ष हो गया, मीडिया हो गई, नागरिक समाज हो गए और जो संसद है, वो सभी ये जो सरकार की गतिविधियां हैं उन पर नज़र रखने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे शांतिपूर्ण परिवर्तन की व्यवस्था किस तरह से, अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे शांतिपूर्ण किया जाता है। लोकतांत्रिक प्रणाली हिंसा या तख्ता पलट की बजाय शांतिपूर्ण चुनावों के माध्यम से सत्ता परिवर्तन की सुविधा देती है। यानी देखिए, अगर कोई भी चीज़ हमें पसंद नहीं आती या कोई भी चीज़ हम चेंज करना चाहते हैं तो शांतिपूर्ण सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई भी हिंसा या फिर तख्ता पलट जैसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विविधता का सम्मान किस तरह से। लोकतंत्र विभिन्न क्षेत्र, सांस्कृतिक विचारों और समूहों को राजनीतिक भागीदारी का अवसर देता है। यह एक समावेशी प्रणाली है। यानी ये जो है, ये सभी लोगों को, सभी संस्कृति के लोगों को एक तरह से सामूहिक जो भागीदारी है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मानव विकास और सामाजिक प्रगति किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। इसमें आप लिखेंगे जन भागीदारी बढ़ाने से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला की स्थिति, अल्पसंख्यकों के अधिकार आदि क्षेत्रों में प्रगति होती है। यानी जो हमारे शिक्षा अधिकार हैं, स्वास्थ्य, महिला की स्थिति और जो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, उन सभी क्षेत्रों में प्रगति होती है, वो सभी क्षेत्र आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे लोकतंत्र की आलोचनाएं और सीमाएं। यानी जो लोकतंत्र है इसकी आलोचनाएं और सीमाएं क्या क्या थी। अभी हमने इसके सकारात्मक पक्ष देखे, अब हम देखेंगे नकारात्मक पक्ष। तो इसमें आप लिखेंगे धीमी और जटिल प्रक्रिया। यानी ये जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी और जटिल प्रक्रियाओं में से एक है। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे निर्णय लेने की प्रक्रिया लंबी होती है क्योंकि कई संस्थाओं, बहसों और समितियों की आवश्यकता होती है। यानी अलग अलग कोई भी कानून बनाना है तो वो पहले एक संस्था के पास जाएगा, फिर दूसरी के पास, फिर तीसरी के पास, फिर चौथी के पास, इस तरह से घूम घाम के वो कहीं जाकर बनता है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा बड़ी संस्था है या फिर ये कहें टाइम लेने वाली व्यवस्था हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बहुमत का अत्याचार किस तरह से। कभी कभी बहुसंख्यक समुदाय अपने हितों के लिए अल्पसंख्यकों के हितों का दबा सकते हैं। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है जो अल्पसंख्यकों के हित होते हैं वो दबा दिए जाते हैं बहुमत वाले लोगों से। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे चुनावी राजनीति की खामियां। यानी जो चुनावी राजनीति है उसमें क्या क्या खामियां होती हैं। पैसा, जाति, धर्म, वादे और मीडिया का प्रभाव चुनावों को प्रभावित करता है। ये चीज़ तो आपने अभी भी देखी होगी क्योंकि ये चीज़ होती है। अगर आपने देखा हो कि बिहार के चुनाव कुछ टाइम पहले ही हुए हैं तो वहाँ पर बहुत सारी ये चीज़ें चल रही थी। यानी पैसा हो गया, जाति हो गई, धर्म के आधार पर झूठी जो वादे हैं या फिर मीडिया का जो प्रभाव है वो बहुत देखने को मिल रहा था। तो चुनाव के टाइम ये सारी चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अशिक्षा और राजनीतिक अज्ञानता किस तरह से। यदि नागरिक राजनीतिक रूप से सचेत ना हो तो वह गलत नेता को चुन सकते हैं या लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर कर सकते हैं। यानी देखिए, अगर लोगों को पता नहीं होगा कि उनकी वोट किस मायने रखती है या उनकी वोट का क्या वैल्यू है तो वो गलत नेता भी चुन सकते हैं। इसके लिए लोगों को शिक्षित होना और राजनीति का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों ने अभी तक कितनी बार वोट दी है या एक भी बार नहीं दी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार और राजनीतिक अवसरवाद किस तरह से। कई देशों में लोकतंत्र भ्रष्टाचार, दल बदल और सत्ता स्वार्थ का शिकार बन जाती है। यानी जो सत्ता स्वार्थ है वो सारी चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे आर्थिक असमानताएं किस तरह से। आर्थिक असमानताएं हैं लोकतांत्रिक समाज राजनीतिक अधिकार देता है लेकिन आर्थिक असमानताएं कभी कभी वास्तविक समानता को बाधित कर देती हैं। यानी जो रियलिटी में जो हमारी ये समानता होती है उसको भी बाधित कर देती हैं जब हमारी जो आर्थिक समानता मिलती हैं। अब हम देखेंगे आधुनिक संदर्भ में लोकतंत्र का महत्व। यानी अगर हम आधुनिक संदर्भ में लोकतंत्र का महत्व देखें कि आज के उसमें लोकतंत्र क्या है तो इसमें आप लिखेंगे आज के वैश्वीकरण, डिजिटल समाज और मानवीय अधिकारों के युग में लोकतंत्र न केवल शासन प्रणाली है बल्कि एक जीवन मूल्य भी है। यानी आज का जो लोकतंत्र है वो सिर्फ शासन प्रणाली नहीं बल्कि जीवन मूल्य भी बन चुका है। यह नागरिकों को भागीदारी का अवसर देता है ताकि सभी लोग जो है वो लोकतंत्र या फिर ये कहें इसमें भागीदार बन सकें। नेक्स्ट अब हम देखेंगे असहमति और आलोचनाओं को स्वीकार करता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संगठन किसी भी चीज़ से असहमत है तो वो उस चीज़ को स्वीकार करता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे न्याय, स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को बढ़ावा देता है ताकि जो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, ऐसे जो आदर्श हैं उन्हें बढ़ाया जा सके।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र ही ऐसी प्रणाली है, यानी अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे भारत में जो लोकतंत्र है वही एक ऐसी प्रणाली है जो विभिन्न जो भाषाएं हैं, संस्कृति हैं, धर्म है और जो विचार हैं उन्हें एक साथ जोड़ सकती है। अदरवाइज हमारा देश अगर लोकतंत्र ना हो तो ये बिखरा हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे निष्कर्ष। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिखेंगे लोकतंत्र की उत्पत्ति प्राचीन यूनान की प्रत्यक्ष प्रणाली से हुई है, यानी जो प्राचीन यूनान है वहाँ की जो प्रत्यक्ष प्रणाली थी उसी से लोकतंत्र का जन्म हुआ है। और आधुनिक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र लंबे ऐतिहासिक संघर्ष, विचारकों, क्रांतियों और जन आंदोलन से विकसित हुआ है। यानी आज का जो हमारा लोकतंत्र है वो एक तरह से जो संघर्ष है, विचारक हैं, क्रांतियाँ हुई हैं और जो जन आंदोलन हुए हैं उनसे विकसित हुआ है। लोकतंत्र की कुछ सीमाएं आवश्यक हैं, परंतु बहस, आलोचना, सुधार और जनता की भागीदारी इसे निरंतर मजबूत भी कर रही है। आधुनिक लोकतंत्र में लोकतंत्र मानव गरिमा, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की रक्षा हेतु सबसे प्रभावी राजनीतिक व्यवस्था मानी जाती है। यानी ये जो है ये सबसे प्रभावी राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है लोकतंत्र। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र की प्राचीन और आधुनिक धारणाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी जो हमारा लोकतंत्र है इसकी जो प्राचीन और जो आधुनिक धारणाएं हैं उनके बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, अंतर बताने हैं। चलिए किस तरह से लिखेंगे हम देखेंगे। परिचय में आप लिखेंगे लोकतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल से आधुनिक युग तक निरंतर विकसित होती रही है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं रुकी, निरंतर इसमें विकास होता रहा है। प्राचीन यूनान का लोकतंत्र प्रत्यक्ष भागीदारी पर आधारित था। यानी जो प्राचीन यूनान में था वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित था, जबकि आधुनिक लोकतंत्र प्रतिनिधित्व संस्थाओं और व्यापक नागरिक अधिकारों पर टिका हुआ है। यानी ये जो है ये जो प्रतिनिधित्व संस्था हैं और जो व्यापक नागरिक अधिकार हैं उन पर टिका हुआ है, जो हमारा आधुनिक है। दोनों की नींव जनसत्ता पर आधारित होने के बावजूद उनकी प्रकृति, स्वरूप और उद्देश्य में महत्वपूर्ण अंतर है। यानी देखो बेस जो है या ये कहूँ जो नींव है वो जनसत्ता है, लेकिन इसके बावजूद जो इनकी प्रकृति है, स्वरूप है और जो उद्देश्य है वो अलग अलग देखने को मिल जाता है। ठीक है, किस तरह से, तो इसमें हम लिखेंगे भागीदारी का स्वरूप। यानी अगर हम भागीदारी के आधार पर देखें तो प्राचीन लोकतंत्र में आप लिखेंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। नागरिक स्वयं सभा में जाकर कानून बनाते थे और शासन से जुड़े फैसलों में सुधार भागीदार करते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो प्रतिनिधि लोकतंत्र है। नागरिक चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं, क्योंकि आज जनसंख्या अधिक और क्षेत्रीय विशाल है। यानी आज की जो हमारी जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा फैलाव या ये कहें बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नागरिकता की परिभाषा। किस तरह से नागरिकता की परिभाषा दी प्राचीन अगर लोकतंत्र में देखें तो इसमें आप लिखेंगे केवल पुरुष नागरिकों को अधिकार थे, महिला, दास और विदेशी नागरिकों के अधिकार वंचित थे। यानी सिर्फ पुरुष ही एक तरह से पार्टिसिपेट कर सकते थे, महिला, दास और जो विदेशी लोग थे उन्हें पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं था। और अगर हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। यानी हमारी वोट पर आधारित है। जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के भेद के बिना सभी नागरिकों का समान अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी देखिए अगर आप फीमेल हैं तो आप भी वोट दे सकती हैं, मैं भी वोट देती हूँ, मैं भी फीमेल हूँ। तो आज की जो हमारा लोकतंत्र है उसमें ये चीज़ें नहीं देखी जाती। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे लोकतंत्र का उद्देश्य। यानी अगर लोकतंत्र के उद्देश्य के आधार पर देखें तो प्राचीन जो लोकतंत्र है उद्देश्य नगर राज्य की भलाई और सामूहिक सद्गुण को सुरक्षित करना था। नागरिकता को एक नैतिक कर्तव्य माना जाता था। यानी सिर्फ जो नगर राज्य है उसकी भलाई करना, उसके समूह को आगे बढ़ाना, बस इतना ही इनका कर्तव्य होता था। अगर हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो व्यक्तिगत अधिकार, स्वतंत्रता, मतदान अधिकार, सामाजिक न्याय और लोक कल्याण, राज्य की स्थापना को प्राथमिकता दी जाती है। यानी हमारे जो आज का लोकतंत्र है उसमें ये सारी चीज़ों को मान्यता दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे दायरा और आकार। यानी अगर हम दोनों के दायरे और आकारों को एक तरह से कंपेयर करें, अंतर करें, तो प्राचीन जो लोकतंत्र है उसमें छोटे नगर राज्यों
तक सीमित था, जनसंख्या कम थी और व्यक्तिगत संबंध मजबूत थे। यानी देखिए, जो एक तरह से राज्य था वो बहुत छोटा होता था, जो जनसंख्या थी वो भी कम थी और जो व्यक्तिगत संबंध होते थे वो भी मजबूत होते थे कि हाँ, अगर कोई तीसरा बंदा आकर कुछ बोल रहा है तो उसकी बात सुनी जाएगी, उसकी बात मानी जाएगी, ठीक है। और अगर हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो विशाल राष्ट्रीय में कार्य करता है, यानी ये बहुत बड़ी क्षेत्र में काम करता है, लाखों करोड़ों नागरिकों को शामिल करता है। यानी इसके अंतर्गत लाखों करोड़ों जो नागरिक हैं वो होते हैं। जटिल और विविध समाज पर आधारित है, यानी हमारा जो समाज है वो जटिल भी और विविध भी है, यानी बहुत सारी विविधता देखी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कोई भी उठकर आएगा या कोई भी कुछ कहेगा तो उसको हम मान लेंगे। हमने जिन्हें चुनकर भेजा है वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम फिफ्थ पॉइंट देखें तो इसमें आप लिखेंगे तय और संरचनाएं, यानी संस्थाओं और संरचना के आधार पर देखें तो इसमें आप लिखेंगे प्राचीन लोकतंत्र। औपचारिक संस्थाएं सीमित थी, जनसभा, न्यायालय और परिषदें सरल रूप से कार्य करती थी। यानी औपचारिक जो संस्थाएं थी वो सीमित थी और सभा हो गया, न्यायालय हो गया और परिषद हो गई, वो एक तरह से औपचारिक जो रूप होता था या सरल जो रूप होता था उसी से कार्य करती थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आधुनिक लोकतंत्र। जटिल संस्थागत ढांचा है, संसद, राजनीतिक दल, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, मीडिया, प्रशासनिक तंत्र, ये सभी मिलकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगर हम राजनीतिक संस्कृति के आधार पर देखें इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो पहला आप देखेंगे प्राचीन लोकतंत्र नागरिकों से उच्च स्तर की प्रत्यक्ष राजनीति की भागीदारी को अपेक्षा की जाती थी। यानी उच्च स्तर की जो प्रत्यक्ष राजनीति की भागीदारी है उसकी अपेक्षा यहाँ की जाती थी। अगर आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो नागरिक अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, चुनाव, नागरिक समाज, मीडिया, प्रदर्शन आदि भागीदारी के साधन बताते हैं। यानी देखिए, यहाँ पर जो नागरिक होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, जैसे कि चुनाव में, सामाजिक जो कोई भी नियम कानून है, यानी नागरिक समाज में, मीडिया में, इस तरह से हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपनी सरकार में। नेक्स्ट हम देखेंगे समानता और स्वतंत्रता की अवधारणा। अगर प्राचीन लोकतंत्र की बात करें तो केवल सीमित समूहों के लिए राजनीतिक समानताएं थी, यानी पुरुषों के लिए ही सिर्फ राजनीतिक समानताएं थी। आर्थिक और सामाजिक असमानताएं स्वाभाविक मानी जाती थी, यानी यहाँ पर आर्थिक और जो सामाजिक असमानताएं थी वो स्वाभाविक मानी जाती थी, उसमें कोई भी चेंजेस या उसके लिए कोई भी कानून बनाने की जरूरत नहीं थी, ऐसा माना जाता था। अगर हम आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक समानता की अवधारणा है, यानी यहाँ पर हमारी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो समानता है उनकी अवधारणा करता है। संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यानी जो हमारा संविधान है वो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी भी गारंटी देता है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारा संविधान है वो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसकी जो गारंटी देता है वो कौन से अनुच्छेद में देता है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बताइएगा ज़रूर कि हमारा जो संविधान है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो गारंटी देता है वो किस अनुच्छेद में देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे आलोचना की, किस तरह से आलोचना की जा सकती है। अगर हम प्राचीन लोकतंत्र की बात करें तो संख्यक नागरिकों का बहिष्कार, अव्यावहारिकता और भीड़ तंत्र का खतरा यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आधुनिक लोकतंत्र। चुनावी राजनीति, धनबल, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, दलगत राजनीति और प्रतिनिधियों की जवाबदेही की समस्या यहाँ देखने को मिल जाती है। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, समग्र रूप से प्राचीन लोकतंत्र सीमित, प्रत्यक्ष और संग्रहणीय नागरिकों पर आधारित है। यानी हम ये कह सकते हैं जो प्रत्यक्ष है, संग्रहणीय नागरिक हैं, उन पर ही आधारित है प्राचीन वाला। जबकि आधुनिक लोकतंत्र व्यापक प्रतिनिधित्व, संस्थागत और अधिकार आधारित है, ठीक है। जो हमारा आधुनिक लोकतंत्र है वो इन सभी पर आधारित है। आधुनिक लोकतंत्र ने प्राचीन विचारों को आगे बढ़ाकर उसे अधिक समावेशी और व्यवहारिक बनाया है, यानी जो प्राचीन विचार थे, प्राचीन चीजें थी, उन्हें ही आगे बढ़ाकर अधिक जो समावेशी है, व्यवहारिक है, उसे बना दिया, जिससे आज यह विश्व की सबसे स्वीकार्य शासन प्रणाली बन चुकी है। यानी विश्व में ज्यादातर इसी को अपनाया जाता है, ये स्वीकार्य जो शासन प्रणाली है उनमें से बन गई है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। ओके, एंड फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरे अपकमिंग वीडियोस आएँ आप उन्हें देख पाएँ एंड अपनी स्टडी को टाइम टू टाइम कर पाएँ। अगर कोई डाउट रहता है या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अदरवाइज़ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड अगर आपको पर्सनली किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर अपने कोई भी
क्वेरी या फिर अपना कोई भी डाउट मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। एंड नोट्स के लिए सेकंड वे है कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देती हूँ। किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते, मैं चैनल में प्रोवाइड करवा देती हूँ। अदरवाइज़ फॉर मोर कनेक्टिविटी मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ भी मैं अपनी वीडियोस से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एंड सोल के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करवा देती हूँ। एंड देखिए, मेरा जो चैनल है वो सिर्फ पढ़ाती ही नहीं हूँ, मैं आपको सोल की भी सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। यानी आपकी पूरी ग्रेजुएशन में मेरा जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना। एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना इन वीडियोस को, क्योंकि देखिए ये जो वीडियोस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको अच्छे नंबर गेन करने के लिए आपको ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से याद करने होंगे। एंड पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इन सभी का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।